हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लाइन वीवर बर्ग प्लॉट इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि देखो, हम इसमें पढ़ते हैं कि जो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है वो डबल रेसिप्रोकल फॉर्म है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का। तो इसका हम यूज़ करते हैं लीनियराइज करने में। इट इज़ यूज टू लीनियराइज एंजाइम काइनेटिक्स डाटा एंड एनालाइज पैरामीटर्स लाइक Km एंड Vmax एंड द टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या लीनियराइज करते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स डाटा, और हम पैरामीटर्स जैसे कि Km और Vmax हैं और टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ये सब हम इसमें इसके बारे में हमको नॉलेज होती है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ डबल रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन और इट इज़ यूज टू लीनियराइज एंजाइम काइनेटिक्स डाटा एंड एनालाइज करना पैरामीटर जैसे Km Vmax और टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन को। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन, Km Vmax डाटा और एंजाइम काइनेटिक्स डाटा। ठीक है, इसको बस इतना ध्यान रखना है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं और उसका रेसिप्रोकल है, डबल रेसिप्रोकल है डबल रेसिप्रोकल है। उसके बाद अब देखो, हम इक्वेशन जो भी हमने डिराइव मतलब जो हम उसमें डिराइव करते हैं ना माइकलिस मेंटन में, तो हमने वो इक्वेशन रखी यहाँ पे। अब हमने उसका रेसिप्रोकल लिया दोनों साइड। ठीक, तो हमको ये मिला 1/v इज़ इक्वल टू Vmax Km बाई Vmax, फिर 1/s हो गया प्लस 1/Vmax हो गया। ठीक है, देखो इसको हमने जब रेसिप्रोकल करा इसका तो ये हमको मिला। ठीक है, ये पहला हो गया, और Vmax वाला जब करा तो SS कट हो गया तो 1/Vmax मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, दिस इज़ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हो गया हमारा m यानी कि स्लोप, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा c। तो mx प्लस सी के फॉर्म में हमको मिल गया ना। अब हम देख रहे हैं वाई एक्सिस क्या है, 1/v0, इनवर्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 1/s, ये देखो m x, s 1/s, इनवर्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। स्लोप हमारा क्या है, Km बाई Vmax। वाई इंटरसेप्ट हमारा है वो 1/Vmax है। एक्स इंटरसेप्ट 1/-1/Km, माइनस एम एक्स वाई से ना, तो ऐसे मतलब माइनस हो जाता है ना एक्स इंटरसेप्ट, तो वही है यहाँ पे -1/Km हो गया वो, मतलब -1/m कुछ ऐसे होता है ना एक्स इंटरसेप्ट वाला। तो वही यहाँ पर हमने मैथ्स में ग्राफ में पढ़ा था ना, वही वाला। तो उसका एप्लीकेशन क्या होता है इसका, फॉर डिटरमाइनिंग Km एंड Vmax एक्यूरेटली और हेल्प इन आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, और ऑब्जर्विंग चेंजेस इन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तब उसके बाद हम देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या होता है कि ये ओवर एम्फेसाइज कर देता है डेटा पॉइंट्स एट लो सबस्ट्रेट हाई 1/s और विच में इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर। तो इसका लिमिटेशन ये है कि ठीक है, उसको ओवर एम्फेसाइज कर रहा है डेटा को। जब लो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन होती है या हाई 1/s सबस्ट्रेट बाई मतलब विच में इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो गया इसके वजह से। अब इसका हमको कंक्लूजन क्या मिला कि स्ट्रेट लाइन इंटरप्रिटेशन हो गया एंजाइम काइनेटिक्स का, जिससे कि हम इजी कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं एंजाइम बिहेवियर और इनहिबिशन मैकेनिज्म की। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स allowing easy comparison and understanding of enzyme behavior and inhibition mechanism। ठीक, अब हम देखो ये हमने ग्राफ बनाई तो हमको ये ऐसा स्लोप मिला। ठीक है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस जो है, यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं 1/s। ठीक, ये इधर -1/Km हो गया एक्स इंटरसेप्ट हमारा, 1/Vmax हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट, और अब हमने ग्राफ प्लॉट की। ठीक है, और ये हमारा हमको मिला स्लोप Km बाई Vmax। अब हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑन माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होता है बाइंड कर जाता है कोवलेंटली एंजाइम से और डिसोशिएट कर जाता है। द इफेक्ट एंड कैन डिसोशिएट, मतलब कि वो उससे कोवलेंटली बाइंड करा, उसके बाद डिसोशिएट हो गया। वो इफेक्ट करता है काइनेटिक पैरामीटर्स को डायरेक्ट डिफरेंटली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल है तो मतलब एक बार जोड़ के फिर चला भी जाता है, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है इस वजह से। इसमें देखते हैं हम फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। ये कम्पीट करता है सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के लिए। नो चेंज इन Vmax पर Km हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। देखो, अब हम किसी से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो जैसे हम कॉम्पिटिशन में हम तभी होंगे जब हम जब सपोज एक क्लास में 2 टॉपर हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है सपोज पढ़ने की, तो उन दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ ना, तो वो सामने वाला अपनी देखो वो दोनों क्या करेंगे, मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि जैसे हम इस वेलोसिटी से पढ़ने में फर्स्ट आ रहे हैं, हम सोचते हैं हाँ
यार पता नहीं मैं रिलेट नहीं कर पा रही शायद तुम लोग को, तो हाँ बट ऐसे तुम याद हो जैसे कंपटीशन हुआ तो हम सामने वाले से अपनी वेलोसिटी कम तो नहीं करना चाहते ना, मोस्टली हम चाहते हैं नहीं हमारे इससे बराबर हो या ज़्यादा हो, पर हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि बराबर वेलोसिटी वी मैक्स, हम अपनी वी मैक्स रख रहे हैं, वो अपनी वी मैक्स रख रहे हैं, तो हमारी वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जो के एम है वो इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, के एम हमारा इंक्रीज़ कर रहा है और मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। तो ये देखो इक्वेशन हमने लिख दी, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, लाइन वीवर बर्क सेम वाई इंटरसेप्ट हो गया, उसके बाद स्लोप इंक्रीज़ हुआ और एक्स इंटरसेप्ट टूवर्ड ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही हम देख रहे हैं जो अनकम्पिटिटिव इनिबिशन है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिबिटर ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाता है, वी मैक्स और केम दोनों। अब कंपटीशन नहीं ही है तो क्या ही केम बढ़ेगा क्या वी मैक्स बढ़ेगा, तो दोनों एक तरह से डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ हमारी पैरेलल लाइन है सेम स्लोप के साथ, वाई इंक्रीज़ कर रहा है और एक्स ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव में हम देखते हैं इनिबिटर बाइंड कर गया ई और ई एस कॉम्प्लेक्स पर एक्टिव साइड पर नहीं, कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइड पे बाइंड कर रहा था, वी मैक्स यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, मतलब कंपटीशन नहीं है बेसिकली। देखो अनकम्पिटिटिव था कि दोनों एकदम सुस्त पड़ गया, ठीक है। अब इसमें वी मैक्स इसका डिक्रीज़ हो गया तो वो एक कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो गया एक तरह से, और केम में रिमेन अनचेंज्ड और वेरी डिपेंडिंग ऑन बाइंडिंग प्रेफरेंस, ठीक है। तो उसके सामने जैसी सिचुएशन होगी तो केम उस हिसाब से चेंज कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ग्राफ हमारा वाई इंटरसेप्ट इंक्रीज़ हुआ, वी मैक्स लोअर हुआ, एक्स इंटरसेप्ट जो हमारा होता है वो शिफ्ट कर गया डिपेंडिंग ऑन बाइंडिंग, स्लोप हमारा इंक्रीज़ हुआ। अब देखो इस तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं, कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, केम हमारा इंक्रीज़ हुआ और जो लाइन वीवर बर्क प्लॉट था वो राइट में शिफ्ट किया कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। और जब अनकम्पिटिटिव था यानी कि कोई कंपटीशन नहीं था तो दोनों एकदम ऐसे पड़े हुए थे, डिक्रीज़ कर रहे थे ना, उसके बाद पैरेलल लाइन हमको मिला इसका। नॉन कम्पिटिटिव जब हुआ तो पहले क्या था, देखो जो कॉम्पिटिटिव में था उसका उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव का उल्टा कर देना और अनकम्पिटिटिव में सब कुछ एकदम ढीला पड़ गया तो लाइन में पैरेलल्स हो गई, कुछ ऐसा खास नहीं था, तो इसको ऐसे याद रखना। अब देखो हम दोनों का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक, ये इसका इनिबिटर के साथ था, ये इसका नो इनिबिटर के साथ था, ये ऐसा, ठीक, तो ये ऐसा ग्राफ हमको मिल जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ओके। और हम देखते हैं इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन, ठीक है। देखो इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन क्या होता है, जब इनिबिटर जो हमारा होता है वो परमानेंटली बाइंड कर जाता है एंजाइम से, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है विद एन अमीनो एसिड रेजिड्यू के साथ या फिर एक्टिव साइट के पास में, ठीक है। इस रिवर्सिबल में क्या होता है, कोवेलेंटली बाइंड करता है पर वो रिवर्सिबल रहता है, मतलब ऐसे परमानेंट कुछ नहीं होता, यहाँ परमानेंटली बाइंड कर गया तो परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी हो गया। की फीचर क्या है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है डाइल्यूशन या फिर डायलिसिस से। जो एंजाइम है हमारा वो केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है जो कि उसको इनएक्टिव बना देता है, ठीक है। इनिबिशन जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट हुआ, ऑफन इंक्रीज़ कर जाता है जब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है। एस्पायरिन जैसे हमारा जो होता है ना वो इरिवर्सिबली इनिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेस को बाई एसिटाइलेटिंग अ सीरीन रेसिडिव। पेनिसिलिन जो हमारा वो इनिबिट करता है बैक्टीरियल ट्रांसपेप्टाइडेज को जो कि ब्लॉक करता है सेल वॉल सिंथेसिस को। डीएफपी इसी तरह इनिबिट करता है सेरीन प्रोटीएज को। तो एक याद करने, पेनिसिलिन तो सबसे कॉमन है तो वो याद कर लेना। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको ड्रग डेवलपमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। एंजाइम रिसर्च और ट्रीटमेंट में स्ट्रेटजीज वेयर परमानेंट इनिबिशन इज डिज़ायर्ड, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए परमानेंट इनिबिशन चाहिए तो उन सब जगहों पर। बाकी फैक्टर जो गवर्न करते हैं रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन हो गया, एंजाइम कंसनट्रेशन हो गया। सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एंजाइम कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन रेट जो प्रोवाइडेड सबस्ट्रेट इज एन एक्सेस, ठीक है। तो रेट हमारा एंजाइम कंसनट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब एंजाइम लिमिटिंग नहीं होता। उसी तरह टेम्परेचर के साथ भी वही है, और टेम्परेचर के साथ वही क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है ह्यूमन एंजाइम के लिए, मतलब कि R1 इंक्रीज़ होता है विद टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम, उसके बाद फिर वो डीनेचर हो जाता है यानी कि रेट डिक्रीज़ हो जाता है। पीएच के लिए भी एक सर्टेन पीएच तक ही होता है
उसके बाद इनहिबिटर प्रेजेंट है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो कम्पीट करता है सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के लिए। नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव जो होता है वो कहीं भी मतलब एलोस्टेरिक साइट जैसे होती है ना वैसा कुछ बाइंड कर जाता है, और जो हमारा इनहिबिटर होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। सो थैंक यू।